नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी। आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का नया टॉपिक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने 16 महाजनपद क्लियर कर लिए थे। 16 महाजनपद में हमने जो हमारे 16 जो महान विशाल जनपद बने थे उनके बारे में अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको उनकी राजधानी याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्यों बताई थी? क्योंकि जो हमारा महाजनपद वाला टॉपिक है वो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो उसी की सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मगध कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों बना। आज हम ये पढ़ेंगे ऐसे क्या कारण थे जो अगले महाजनपद थे वो शक्तिशाली नहीं बने, खाली मगध ही क्यों बना। तो इसके बहुत सारे रीजंस थे, वो हम आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ कहाँ हमें इसका प्रमाण मिलता है, क्या क्या चीज़ें थी, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है महाजनपद वाली, प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वाली वीडियो पे आइएगा, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मतलब जो हमारे 16 महाजनपद थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अब देखिए, मैंने ये इंडिया का मैप बनाया है। आप ये मत सोचेगा इंडिया का मैप ऐसा नहीं होता है, ये मैंने फिर भी बना दिया है। और जो हमारा प्राचीन मतलब इतिहास का जो मैप था उसमें पाकिस्तान वगैरह जो था वो हमारे में ही था, तो इसलिए मैप ऐसा ही था। आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया है। तो जो मगध है वो यहाँ स्थित है। इसके जो ऊपर गंगा जो नदी है वो बहती है, इधर सोन, और इधर 5 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो चारों तरफ से ये दोआब में हो गया। दोआब किसे कहते हैं? जिसके चारों मतलब दोनों ओर पानी हो। ठीक है, और पानी के बीच की भूमि, उसे कहते हैं हम दोआब। तो एक कौन सी भूमि थी? मगध दोआब की भूमि हो गई। अब देखते हैं आखिर मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना। तो चलिए देखते हैं क्या कारण थे जो मगध ही इतना शक्तिशाली क्यों बना। देखिए, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका आर्थिक कारण था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में भूमि कैसी थी? दोमट मिट्टी की थी। ठीक है, दोमट मिट्टी कैसी होती है? जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। जब उपजाऊ होगी तभी तो हम उसमें अनाज उगाएंगे। जब अनाज उगाएंगे तभी तो हम उसे बेच सकेंगे। जब बेचेंगे तो क्या आएगा? धन आएगा। धन आएगा तो क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोहे का सबसे बड़ी मात्रा में प्रयोग। मैंने आपको बताया था जो महाजनपद बटे थे वो लोहे का मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, तो इसलिए कह रही हूँ कि वो वाली वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हथियार बनाने में प्रमुख स्थान। जो हथियार मतलब बनते थे वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनने लगे थे? मगध में बनने लगे थे। उसके बाद आता है व्यापारिक श्रेणी का निर्माण। मतलब जहाँ जब भाई भूमि अच्छी है, तलवार वगैरह जो बन रही हैं, मतलब हथियार बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या होंगे? भाई व्यापारिक भी चाहिए, व्यापार भी होगा ही, तो इसलिए व्यापारिक श्रेणी का निर्माण भी इस राज्य में होने लगा था। तो ये इसके आर्थिक कारण थे। अब देखते हैं राजनीतिक कारण। तो चलिए देखते हैं राजनीतिक कारण क्या थे। तो राजनीतिक कारण में जो यहाँ के राजा थे वो कैसे थे? महत्वाकांक्षी शासक थे बहुत। इसके बाद विभिन्न कूटनीति का प्रयोग करते थे। अलग अलग कूटनीति थी उनकी। कूटनीति कैसी थी? जैसे आपने अगर 16 महाजनपद का मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि जो बिंबिसार था उसने कौशल को कैसे विजय किया था? तो विवाह के माध्यम से, मतलब ये वैवाहिक संबंध बिठाते थे आपस में। ठीक है, इसके बाद आता है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्या थे? तो मगध की राजधानी राजगृह
5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। विंध्याचल की पहाड़ियाँ जिन्हें कहा जाता है उनसे घिरी हुई थी। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है, कोई शत्रु सीधा नहीं कर सकता, उसे पहले चढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा, तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी थी। इसके बाद आता है गंगा नदी, दोआब तथा जलमार्गों का आधिपत्य। जलमार्ग का आधिपत्य कैसे हो गया, मैंने आपको बताया गंगा नदी थी, सोन नदी थी और भाई क्या पहाड़ियाँ भी थी, तो इसलिए मैंने आपको पहले मैप में दिखाया है। ठीक है, तो इसलिए भी इसका भौगोलिक कारण भी बहुत अच्छा था, ये मतलब बहुत सटीक जगह पे बसा हुआ था मगध। इसके बाद आता है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण क्या था, यहाँ वैदिक मान्यताएं तो थी किंतु पाखंड नहीं पनप पाया। पाखंड कब जब पनपा था तो क्या हुआ था दोस्तों, धार्मिक आंदोलन होने शुरू हो गए थे। धार्मिक आंदोलन कैसे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, क्यों हो गए थे, क्योंकि जो वैदिक काल में जो पाखंड पनप रहा था उससे जनता क्या हो गई थी, पूरी तरह से परेशान हो गई थी। तो उसी को देखते हुए आंदोलन होने लगे। तो अब क्या हुआ, जब मगध आया तो मगध में वैदिक मान्यताएं तो पूरी अच्छी तरह थी, लेकिन पाखंड नहीं पनपने दिया यहाँ के लोगों ने, सामान्य थी सब चीज़ें। क्लियर, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एग्जाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कम 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं बताती चल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वेदों में प्रमाण। भाई हमें पता भी तो चला होगा कहीं से कि मगध है क्या, ऐसे ही थोड़ा ही ना हम खुद से कह देंगे। इतिहास के जो प्रमाण मिलते हैं उन्हीं के आधार पर हम इतिहास को लिखते हैं। तो क्या मिला है हमें मगध का प्रमाण, तो चलिए देखते हैं। जो मगध है, मगध में कीकट, किराट अर्थात मगध नामक प्रदेश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जो कीकट और किराट है ये किसे कहा गया है, मगध को कहा गया है। तो इसका उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद में। पहले मैंने आपको अर्थवेद भी बताया था और ऋग्वेद में भी मिलता है, लेकिन सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है यजुर्वेद में भी मगध में रहने वाले भाटो जनजाति का उल्लेख मिलता है, कि मगध में कोई भाटो जनजाति रहती थी, उसका उल्लेख भी मिलता है। इसके बाद आता है अथर्ववेद में भी कहा गया है कि यह बीमारी मगध को जाए, मतलब श्राप देते हुए, श्राप वगैरह चलते थे, उसी को देखते हुए क्या कहा गया है कि यह जो बीमारी है यह मगध की ओर जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश, जो अलग अलग राजवंश थे। अब मगध एक इतना अच्छा साम्राज्य था, तो वहाँ पे कोई ना कोई राजवंश भी शासन करेंगे, कोई ना कोई राजा भी शासन करेंगे। तो कौन कौन से राजा थे जो वहाँ पे शासन करते थे, कौन कौन से वंश थे जो उस टाइम वहाँ पे आए थे। तो सबसे पहले आता है बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश क्या था, तो मगध में प्रथम राजवंश की स्थापना किसने की थी, बृहदत्त ने की थी। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, गिरिवज्र और राजगृह। इनकी राजधानी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम के पर्पज से। आगे आप देखेंगे तो कोई कोई जो राजा हुए हैं उन्होंने क्या कहा है, राजधानी को भी परिवर्तित किया है। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, गिरिवज्र और राजगृह। इसके बाद आता है जरासंध। जरासंध ब्रह्मदत्त का पुत्र था। ठीक है, जो ये ब्रह्मदत्त था इसका जो पुत्र हुआ था वो था जरासंध। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, जो बृहदत्त वंश था इसका सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वो जरासंध था। इसके बाद आता है हर्यंक वंश। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ गया, बृहदत्त वंश आ गया। इसके बाद कौन सा आ रहा है, हर्यंक वंश आता है। हर्यंक वंश क्या था, तो इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता मतलब पिता का वध करने वाला वंश, अपने पिता को मारने वाला वंश। तो नाम से क्या निकल रहा है, पितृहंता। ठीक है, अब देखिए इसका जो पहला शासक था वो था बिंबिसार। हर्यक वंश का क्या था, संस्थापक था। अब देखते हैं इसने क्या क्या किया। तो अवंती प्रदेश के राजा चंद्रप्रद्योत की जो पीलिया रोग हो गया था उन्हें, किन्हें, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पीलिया रोग को दूर करने के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। क्यों भेजा था भाई जीवक को, उसे क्या जरूरत पड़ गई थी अवंती को बचाने के लिए, तो ज़रूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि उसे क्या करना था, मित्रपूर्ण संबंध बिठाने थे। अगर अवंती से संबंध अच्छे होंगे, ठीक है, बातों को समझिए, जब अवंती से संबंध हमारे अच्छे होंगे, अवंती एक राज्य है तो मतलब वो हमारा हर चीज़ में कोऑपरेट करेगा। कोई बाहरी जो शत्रु है अगर वो हमारे पे आक्रमण कर देता है तो जो अवंती है वो हमारा साथ देगा।
जैसे आज की चीज़ें हैं, देखिए अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे हैं, ठीक है, तो अगर चीन हमारे पे हमला करता है तो अमेरिका क्या करेगा, हमारा साथ देगा। तो वही चीज़ें सेम क्या थी, पहले हमारे एंशियंट हिस्ट्री में थी। तो मैंने आपको बताया भी है कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण से कि ये क्या करते थे, मित्रता बिठाते थे, वैवाहिक संबंध करते थे, ठीक है। और तो ये जो जीवक है, जीवक को एक राजवैद्य था, उसे उसका उपचार करने के लिए भेजा था। जीवक का नाम भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, नाम याद रखिएगा, और राजा का नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद आता है बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन अवध नरेश चेटक की पुत्री चेलना तथा, आपको मैं दिखा देती हूँ, मद्र राजकुमारी शेमा से विवाह कर लिया था, ठीक है। इन दोनों से भी इसने विवाह कर लिया था। कौशल का मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि उसने कौशल को जो विजय की थी वो किससे की थी, किससे की थी, अपने वैवाहिक संबंधों से की थी। और आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था, जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, उसका विवाह भी किससे करा दिया था, वजीरा से करा दिया था। वजीरा कौन थी, प्रसेनजित की पुत्री थी, ठीक है। इसके बाद इसलिए मैं दोस्तों आपको बार बार कह रही हूँ कि पहली वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि चीज़ें आपस में लिंक हुई हुई होती हैं। इसके बाद बिंबिसार के 2 सलाहकार प्रमुख थे। तो ये 2 सलाहकार कौन से थे, तो एक तो क्या थे, सुनिधि थे, और दूसरा दीर्घचारक थे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, बिंबिसार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे एक शासक आएगा मौर्य वंश में, बिंदुसार, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो बिंदु है और ये बिंबी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु, अजातशत्रु क्या था, अब देखते हैं। देखिए, अब जो पितृहंता वंश का भी हमें कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलना है, ये नहीं है कि उसे भूल जाएंगे। तो जो बिंबिसार था उसकी मृत्यु किसने कर दी थी, अजातशत्रु ने उसकी मृत्यु कर दी थी। तो जो अजातशत्रु था वो कौन था, उसका पुत्र था। तो उसने अपने पिता की क्या कर दी थी, मृत्यु कर दी थी। क्यों कर दी थी, क्योंकि उसे गद्दी पानी थी भाई, तो इसलिए उसने मृत्यु कर दी थी। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। इसे कुणिक उपनाम से भी जाना जाता है। इसके गद्दी में बैठने के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किसे कहा गया है, मृत्यु को कहा गया है। ये चीज़ें मैंने आपको बौद्ध धर्म जो वाली मेरी वीडियो है उसमें अच्छे से समझाई थी, उस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद इसलिए राजगृह की सातकर्णी गुफा में अजातशत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो किसके काल में हुआ था, अजातशत्रु के काल में हुआ था, ठीक है। और इसके 8वें वर्ष ही महात्मा बुद्ध को क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु का वज्जी संघ के मध्य युद्ध हुआ था। वज्जी संघ मैंने आपको जब महाजनपद पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो वज्जी था वो 8 किसका था, 8 शक्तियों का एक संगठन था। तो जो अजातशत्रु था वो बहुत कूटनीतिज्ञ था, उसने क्या किया था, आपस में उनके फूट पड़वा दी थी, ठीक है, जिससे वो अलग अलग हो गए थे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छे से बताया था, अगर आपको याद होगा तो ठीक है। अजातशत्रु का वज्जी संघ के मध्य युद्ध हुआ था। उसके बाद आता है उदयन। उदयन क्या हो गया, किसका पुत्र हो गया, अजातशत्रु का। अब भाई जब उदयन आया है तो पितृहंता का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो अजातशत्रु की मृत्यु किसने कर दी थी, उदयन ने कर दी थी। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा है, ठीक है। तो मगध की गद्दी पर बैठ गया था अजातशत्रु। इसके बाद उदयन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, पाटलिपुत्र को बना लिया था। अब देखिए, अब तक राजधानी क्या चलती आ रही थी, गिरिवज्र और राजगृह। अब उदयन ने क्या किया कि नहीं, हम तो पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाएंगे। तो सबसे पहले राजधानी किसने परिवर्तित की थी, तो उदयन ने परिवर्तित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद उदयन जो था वो जैन एवं बौद्ध दोनों के धर्मों का सम्मान करता था। ऐसा नहीं था कि वो जैन को ही मानता था और ना ही ऐसा था कि वो बौद्ध को ही मानता, वह दोनों को समान मानता था। इसके बाद आता है दर्शक या नागदशक, ठीक है। इसकी हत्या बनारस की राज्यपाल शिशुनाग ने कर दी थी, ठीक है, तथा शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई थी। बृहदर्श वंश आया है, हरियंक वंश आया और शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश को देखते हैं। तो शिशुनाग वंश में क्या थे, शिशुनाग वंश में मगध साम्राज्य में अवंती और वत्स का विलय हुआ था, ठीक है।
जो मगध था उसमें अवंती भी मिला लिया गया था और वत्स भी मिला लिया गया था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी थी। भाई अभी तो उदयन ने चेंज की है, अब फिर तुमने चेंज कर दी। तो किसने चेंज कर दी थी? शिशुनाग ने। कौन सी कर दी थी? वैशाली कर दी थी। और जो उदयन था उसने क्या कर दी थी? पाटलिपुत्र कर दी थी। तो कॉन्सेप्ट समझ के डायग्राम भी आप बना सकते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया? इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित हुई। भाई पहली बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई? कालाशोक के समय में हुई। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया। भाई ये तो राजधानी परिवर्तित करते रहेंगे, तो उसने क्या किया? वैशाली से पाटलिपुत्र कर ली। आप ऐसा कीजिएगा, इसका एक डायग्राम बनाइए कि किसने राजधानी क्या की। एक जगह रखिए पाटलिपुत्र, एक जगह रखिए राजगृह और एक जगह रखिए वैशाली। उसके ऊपर उन शासकों के नाम लिखते रहिए, तो ऐसे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने ऐसे ही याद किए हुए हैं, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। और आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश क्या था भाई? तो नंदवंश का जो पहला संस्थापक था वो था महापद्म नंद, मगध का सर्वप्रथम शासक। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय किया था, मतलब जो कलिंग पे सबसे पहले विजय किया था इस किसने किया था? तो वो महापद्म नंद ने किया था। मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शक्तिशाली शासक था वो था महापद्म नंद। इसने एक नहर भी वहाँ पे खुदवा दी थी। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो उल्लेख पूछ लिया जाता है तो खारवेल हाथी गुफा अभिलेख में हमें इसका उल्लेख मिलता है। तो ये किस धर्म का अनुयायी था? ये जैन धर्म का अनुयायी था। पाणिनि और काव्यायन इसके काल के ही थे। तो ये क्या थे? एक कवि थे, एक व्याकरणकर्ता थे। तो ये इसी के काल में हुए थे। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो पाणिनि थे और कात्यायन थे वो काव्यायन सॉरी तो ये किसके काल थे? ये महापद्म नंद के काल के ही थे। इसके बाद आता है घनानंद। अब घनानंद कौन थे? अंतिम शासक था। ठीक है, अब देखते हैं घनानंद ने क्या किया था। तो इसके काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है, सिकंदर आक्रमण करने के लिए भारत की ओर बढ़ रहा था, जो कि व्यास नदी के तट तक पहुंच चुका था। मतलब वो व्यास नदी तक आ गया था, तो वो भारत की ओर ही कूच कर रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन किसी कारणवश वो वापस चला गया था। घनानंद के दरबार में ही विष्णुगुप्त आया था। विष्णुगुप्त मतलब कौटिल्य, जिसे आप जानते हैं। कौटिल्य बहुत ही अच्छा क्या था? राजनीतिज्ञ था। इनकी एक बुक है अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें किसके बारे में लिखा गया है? राजनीति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो विष्णुगुप्त था, वो इनके दरबार में ही आया था घनानंद के। लेकिन घनानंद ने उनकी क्या कर दी थी? बहुत बुरी तरह से उनका अपमान किया था। तो ये जो बात थी अपमान करने वाली, तो विष्णुगुप्त के दिल पे लग गई थी। उसने क्या किया? कहा था कि घनानंद मैं तेरा क्या कर दूंगा? पूरी तरह से तुझको खत्म कर दूंगा, साम्राज्य से पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। तो इसी को देखते हुए जो घनानंद था उसने क्या हो गया था? उसी को हटाकर किसकी नींव रखी थी? तो विष्णुगुप्त ने ही मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो घनानंद को इतना बड़ा मुआवजा बरतना पड़ा था किसी का अपमान करके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो हमारी अगली वीडियो आएगी हम उसे सिकंदर, जो हमारा विदेशी आक्रमण हुआ है, जो कि मैंने आपको सिकंदर आप बीच में नाम आया है, उसका आक्रमण हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो विदेशी आक्रमण है। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो बनेगी वो मैं आपको कल या परसों में अपलोड कर दूँगी। ये वाली वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हुई है किसी कारणवश, तो लेकिन वो समय से अपलोड होगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपना सपोर्ट दें, तभी मैं आपके लिए कुछ बेटर लेके आ सकूँगी। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।